इस लेक्चर में हम लोग जेड पैरामीटर को कंसीडर करेंगे जो कि टू पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड है। जेड पैरामीटर को ओपन सर्किट इंपेडेंस पैरामीटर भी कहते हैं। ओपन सर्किट इंपेडेंस पैरामीटर का मतलब यह है कि जेड पैरामीटर जो है वो जेड का वैल्यू हम लोग इधर इनपुट पोर्ट या फिर आउटपुट पोर्ट को ओपन करके निकालते हैं। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, जहां पर करंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जिसको डेफिनेटली हम लोग आगे जाके डील करेंगे। ये इंपीडेंस पैरामीटर है। इंपीडेंस का मतलब है कि ये वोल्टेज बाई करंट, वोल्टेज बाई करंट का जो वैल्यू होता है उसी पर ये डिपेंड करती है क्या, जेड पैरामीटर की वैल्यू। तो जेड पैरामीटर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पोर्ट कंसीडर करेंगे। तो पोर्ट, लेट से हमारे पास कोई भी एक पोर्ट है जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है कुछ इस तरह, ओके, और ये वैल्यू है, ओके, लेट से वैल्यू है R1, R2, R3। लेट से ये इनपुट करंट I1 है, इधर से इनपुट करंट जो है I2 है, ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, यहां की वोल्टेज V1 है और यहां की वोल्टेज V2 है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो V1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I1, I2, R2, R1, R3 के टर्म में निकाला जा सकता है अगर हम लोग इसमें KVL अप्लाई करते हैं तो, या फिर और भी करंट डिवाइडिंग रूल, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, मतलब किसी तरह अप्लाई करके हम लोग V1 का वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ I1, I2 और R1, R2, R3। सपोज कीजिए कि ये जो पोर्ट के अंदर का चीज है ये हमको पता नहीं है, हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, अंदर क्या है हमें पता नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग इसको कैसे दिखा सकते हैं, बिल्कुल हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। लेट से हमारे पास एक पोर्ट है, ये रहा, इसमें दो जो है इनपुट पॉइंट्स या आउटपुट पॉइंट्स बोल सकते हैं, या फिर वन इनपुट पॉइंट और वन आउटपुट पॉइंट बोल सकते हैं। लेट से ये इन साइड मैंने दिखाया कि R1, R2, R3 था, कोई जरूरी नहीं है कि R1, R2, R3 हो सकता, और भी कुछ कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए रह सकते हैं, एलिमेंट्स लगे हुए रह सकते हैं। तो इन साइड को छोड़ देना है, हमें इसे मान लेना है कि ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है ये एक्चुअली टू पोर्ट नेटवर्क है, टू पोर्ट है, और इसमें हम लोग जेड पैरामीटर के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किसके रूप में, जेड पैरामीटर के रूप में। तो जेड पैरामीटर क्या है अभी मैं बता रहा हूं। लेट से इसमें जो इनसाइड करंट जो इस पोर्ट 1 पर जो करंट एंटर कर रही है वो I1 है, और इधर जो करंट एंटर कर रही है वो I2 है। कुछ जरूरी नहीं है कि करंट एंटर ही करती है, करंट बाहर भी आ सकती है, तो लेकिन हम लोग उसको I2 को इनसाइड माने हैं। अगर वो बाहर आ रही है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। I2 अगर लेट से -5 एम्पियर आ गया, I2 का वैल्यू -5 एम्पियर है, इसका मतलब क्या है, मैंने तो साइन इनसाइड दिया लेकिन आया है -5 एम्पियर, इसका मतलब वो करंट बाहर जा रही है, 5 एम्पियर बाहर की तरफ जा रही है। तो जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करंट का डायरेक्शन जो भी मानते हैं, अगर उसमें माइनस आ जाता है तो वो उसके ऑपोजिट हो जाता है। ओके, तो मैंने माना कि I2 जो है इधर एंटर कर रही है। लेट से ये जो टर्मिनल है ये V1 है इसका वोल्टेज, और यहां पर जो टर्मिनल है इसका वोल्टेज कितना है, V2 है। तो V1 वोल्टेज और करंट एंटर कर रही है, करंट एंटर कर रही है, इसका मतलब ये किधर कहीं कनेक्टेड है, इससे इधर डेफिनेटली कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं लगा हुआ है, लेट से या सोर्स से या कुछ से लगा हुआ है, लेकिन ये हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि किसी चीज से कनेक्टेड है। हो सकता है जनरेशन स्टेशन हो हमारा जहां से पावर आ रही हो, इधर हो सकता है हमारा लोड है जहां पर लोड लगी हुई है। लेट से यहां पर ऐसा हो सकता है कि यहां पर एक लोड लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ हो, एक लोड लगा हुआ, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। लेट से यहां पर एक लोड लगी हुई है, ओके, ऐसा हो सकता है, लोड लगा हुआ है। तो ये चीज है। अब हमें करना यह है, ये जो पैरामीटर है जेड, इसके बेसिस पर I1, V1, I2, V2 को रिलेट कर देना है। तो अलग अलग पैरामीटर डिजाइन किया गया है, अलग अलग पैरामीटर जो है कंसीडर किया जाता है सर्किट के अकॉर्डिंगली, जहां हमारा जैसा रिक्वायरमेंट होता है। यहां पर जेड पैरामीटर करना है, तो जेड पैरामीटर का जो रूल है, जो रूल बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे रिलेट करते हैं। तो इसमें हम लोग टोटल 4 पैरामीटर कंसीडर करते हैं। ओके, 4 पैरामीटर क्या क्या है वो, Z11, Z12, Z21, Z22, ये 4 पैरामीटर की मदद से हम लोग इसको कंसीडर करेंगे।
इसमें V1 और V2 को डिपेंडेंट वेरिएबल भी हम लोग कह सकते हैं और I1 I2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें जो Z पैरामीटर है उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं Z पैरामीटर को जो डिफाइन किया जाता है वो कुछ इस तरह, V1 इक्वल्स टू होगा Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2 और V2 इक्वल्स टू होगी Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2। ओके, ये रूल है और ये इक्वेशन है इसका, और इस इक्वेशन को ही हमें याद रखना है। ये जो इक्वेशन है ये माना गया है कि जो V1 और V2 क्या है उसमें वो दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है और I1 I2 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग कह सकते हैं कि V1 का वैल्यू I1 और I2 पे डिपेंड कर रहा, लेकिन डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा, वहां पर कुछ पैरामीटर है। तो क्या है, Z पैरामीटर। और ये देखिए इंपीडेंस पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि देखिए इधर यूनिट क्या है, वोल्टेज, तो इन दोनों का भी यूनिट वोल्टेज होना चाहिए, इन दोनों का भी यूनिट वोल्टेज होना चाहिए, तभी यूनिट बराबर होगी। दोनों अगर डायमेंशन हम लोग इक्वेट करने का कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर इसका तो करंट है, करंट का यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होता है, एम्पियर होता है। तो डेफिनेटली इसका यूनिट क्या होना चाहिए, ओम होना चाहिए। तभी हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इनटू करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज होती है ना, तो वोल्टेज हो जाएगी। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इंपीडेंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंपीडेंस का भी जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो ओम होता है। तो अब देखिए यहां पर ये जो दो इक्वेशन है वो क्या बता रही है, वो बता रही है कि इस एक पोर्ट को इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां पर Z11, Z12, Z21, Z22 हमें पता नहीं है। हम लोग पता कर सकते हैं I1 V1 को मेजर कर सकते हैं एक्सटर्नली, क्योंकि इनसाइड वैल्यू हमें पता नहीं है। तो I1 V1 को हम लोग एक्सटर्नली मेजर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सर्किट में कितना करंट जा रही है, कितना वोल्टेज है, वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आउटपुट टर्मिनल पर जो है, अगर हम लोग कह रहे हैं कि वो लोड वहां पर लगा हुआ है, कोई जरूरी नहीं वहां लोड लगी भी सकती है, वहां भी सोर्स लगाया जा सकता है। बेसिकली हम लोग उधर लोड ही लगाते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग एक साइड पावर देते हैं और दूसरा साइड कह सकते हैं कि लोड लगाकर वहां पर कंज्यूम हो रहा है। ओके, अब देखिए यहां पर ये जो पैरामीटर, ये जो वैल्यूज है I2 और V2 और I1 और V1, इसके टर्म में हमने एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दिया। इन साइड का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो Z11, Z12, Z21, Z22 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ I1 V1 I2 V2। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सटर्नली इनसाइड कुछ नहीं करना है, तो एक्सटर्नली हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं I1 V1 और I2 V2 मेजर कर सकते हैं, और तो हम लोग कुछ मेजर नहीं कर सकते। तो उस चीज को लेकर हमें इन सब का वैल्यू निकालना है। ओके, आगे जब हम लोग प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा, जैसे ये Z11 है तो डेफिनेटली अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस है, इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस, तो वो Z11 का वैल्यू हो सकता है रजिस्टर के या रेजिस्टेंस के फॉर्म में आ जाए, Z12 का भी वैल्यू रजिस्टर के फॉर्म में आ जाए। अगर इंडक्टर है या कैपेसिटर है तो हो सकता है Z12 का वैल्यू कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर या इन सब के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी हम लोग ये देख रहे हैं, हमारे पास एक नेटवर्क था, हमने उसे क्लोज कर दिया, दो पोर्ट लिया, एक इनपुट है और एक लेट से आउटपुट है, आउटपुट में एक लोड लगा हुआ है। तो फिलहाल अभी हम लोड को लेट से हटा देते हैं, कुछ और भी लगाया जा सकता है। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि उधर कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से करंट I2 जो एंटर कर रही है और इधर से करंट क्या कर रही है, I1 एंटर कर रही है। अब यहाँ क्या है, ये डॉटेड लाइन, ये सिर्फ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे Z11 और Z12 का वैल्यू, या फिर Z11 और Z21 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक एक करके कुछ भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल रहे हैं, तो देखिए क्या करते हैं, I1 को जीरो करेंगे, I1 को क्या करेंगे, जीरो। तो I1 कैसे जीरो होगी, I1 जीरो करना है, I1 का वैल्यू जीरो करना है। तो I1 जीरो होगा कब, जब हम लोग इनपुट टर्मिनल को, ये वाली जो टर्मिनल है, इसे ओपन कर देंगे। इसे क्या कर देंगे, ओपन। अगर जो सोर्स लगा हुआ अगर उसको हम लोग हटा दें, या फिर जो भी इनपुट टर्मिनल से हटा दें, तो अब ये कनेक्टेड तो है नहीं, तो ये वायर ऐसे गया हुआ, तो इसमें कितना करंट, अगर मैं कहूंगा कि इस तरह का कोई सर्किट है, ओके, तो इसमें करंट कितना है, ये कनेक्टेड है नहीं है, तो इसमें करंट क्या होगा, जीरो। तो ये ओपन सर्किट हो गया। तो ओपन सर्किट का मतलब I1 क्या हो गया, जीरो। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, देखते हैं किसका वैल्यू निकलता है। जान रहे हैं कि I1 को अगर जीरो करेंगे तो डेफिनेटली Z12 निकलने वाली है।
तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर ओपन सर्किटिंग इनपुट, ओपन सर्किटिंग इनपुट। लेट्स से हम लोग इसको इनपुट मान रहे हैं और उसको आउटपुट मान रहे हैं। ओपन सर्किटिंग इनपुट, तो ओपन सर्किटिंग इनपुट का मतलब क्या होता है, I1 इक्वल्स टू व्हाट, 0। टर्मिनल I1 ये जो ओपन कर दिए तो यहां करंट डेफिनेटली 0 हो गया, वोल्टेज 0 नहीं होगी। देखिए यहां पर इसमें करंट 0 हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज अगर इसका मेजर करेंगे तो क्या होगा, अगर यहां फ्लो कर रही है I1 और ये है R1, तो यही करंट ना इधर आएगी, तो यहां पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहां वोल्टेज हो जाएगा I1 इंटू R1। ओपन सर्किट का मतलब करंट 0 होना, ना कि इसके अक्रॉस का क्या वोल्टेज 0 होना। वोल्टेज 0 नहीं हुआ है, क्या 0 हुआ है, करंट 0 हुआ। तो करंट हम लोगों ने यहां पर 0 कर दिया, I1 इक्वल्स टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। ओके, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसे याद रखना है, और इसके फॉर्म पर हमें Z11 Z12 की वैल्यूज निकालनी है, कुछ इनपुट आउटपुट को ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट वगैरह करके। तो फिलहाल मैंने ओपन सर्किटिंग इनपुट को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ओपन कर दिया तो I1 बराबर क्या हो गया, 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पर देखिए I1 बराबर क्या पुट करेंगे, 0। तो देखिए V1 इक्वल्स टू Z11 इंटू 0 प्लस Z12 इंटू I2। सिर्फ हम लोगों ने इससे ओपन किया है, इसे ओपन नहीं किया, वो उधर लोड से सोर्स से जो भी है उधर कनेक्टेड है। तो अगर वो कनेक्टेड है तो I2 करंट है। ओके, देन देखिए यहां पर ये तो 0 हो गया, तो Z12 इक्वल्स टू क्या होगा, Z12 इक्वल्स टू हो जाएगी V1 बाई व्हाट, V1 बाई I2, ये वाली। तो V1 बाई I2, देखिए ये क्या है, V1 बाई I2 जो है, V1 बाई I2 वोल्टेज है इधर का और करंट है इधर की, वोल्टेज है इधर का और करंट है इधर की। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस। रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस, देखिए है तो इंपीडेंस, वोल्टेज बाई क्या है, करंट है, तो वोल्टेज बाई करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यहां पर इंपीडेंस ले रहे हैं क्योंकि हम लोग मान रहे हो सकता है इंडक्टर कैपेसिटर कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, तो ये है इंपीडेंस। लेकिन वोल्टेज है इनपुट का और करंट है आउटपुट का, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वोल्टेज है इनपुट का और करंट है आउटपुट का, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस। रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस, रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस कब, जब इनपुट ओपन है। रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस विथ इनपुट, I by P मीन्स इनपुट, इनपुट पोर्ट ओपन, इनपुट पोर्ट ओपन। ओके, इनपुट पोर्ट क्या है, ओपन। तो देखिए ये वैल्यू निकल गया, तो इसको हम लोग साइड में ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर I1 इक्वल्स टू व्हाट, 0। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक इसी तरह हम लोग इक्वेशन 2 से निकालेंगे। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये वाली। अब इसमें भी I1 वैल्यू पुट कर देना है क्या, 0। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा Z21 इंटू 0 प्लस Z22 इंटू I2। तो देयरफॉर Z22 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 बाई I2, V2 बाई I2। हम लोग चाहें तो यहां पर साइड में लिख सकते हैं I1 इक्वल्स टू व्हाट, 0, जो शो कर रहा है कि ये वैल्यू कब निकला है, जब I1 0, और I1 0 का मतलब इनपुट टर्मिनल को हम लोगों ने क्या कर दिया, इनपुट इसे मान रहा है, इनपुट टर्मिनल को हम लोगों ने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। तो ये निकल गया, ये क्या निकल गया, ये देखिए ये निकल गया V2 बाई I2, V2 बाई I2। ओके, V2 बाई I2, तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडिंग बाय आउटपुट करंट क्या होगा, ये होगा आउटपुट इंपीडेंस। ओके, तो हम लोग यहां इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं आउटपुट इंपीडेंस। आउटपुट इंपीडेंस विथ व्हाट, विथ यही चीज लिख सकते हैं, इनपुट पोर्ट ओपन। ओके, इनपुट पोर्ट ओपन, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए
इनपुट टर्मिनल को अगर ओपन कर दिया गया तो दो पैरामीटर का वैल्यू निकल गया। कौन कौन सा? Z12 और Z22। Z12 और Z22 इन दोनों का वैल्यू निकल गया। Z12 को रिवर्स ट्रांसफर इंपेडेंस कहते हैं और Z22 को आउटपुट इंपेडेंस कहते हैं। ये तो सिंपल आउटपुट, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज बाई आउटपुट करंट है। उसी तरह अगर इनपुट वोल्टेज बाई इनपुट करंट रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं इनपुट इंपेडेंस है। तो बात मेरी समझ में आ गई। तो ये हम लोगों ने कब किया? जब ओपन सर्किटिंग इनपुट। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है Z11 का वैल्यू और Z21 का वैल्यू। देखिए ये दोनों वैल्यू कब निकलेगा? I2 को 0 बना देंगे, I2 को 0 बना देंगे। ओके, तो I2 को अगर 0 बना दें तो हम लोग क्या लिखेंगे? ओपन सर्किटिंग इनपुट के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ओपन सर्किटिंग आउटपुट। ओपन सर्किटिंग आउटपुट, आउटपुट पोर्ट भी लिख सकते हैं। मतलब I2 इक्वल्स टू व्हाट? 0। I2 को क्या बना देना है? 0। कहने का मतलब कि अगर इधर लोड कनेक्टेड है, कुछ भी कनेक्टेड है, उसको एकदम कंप्लीटली क्या कीजिए? हटा दीजिए और इधर लगा हुआ रहेगा, क्योंकि इधर से लेट से पावर जा रही है। ओके, इधर लगा हुआ, उस समय उधर लगा हुआ था, इस समय इधर लगी हुई है। तो इधर लगा हुआ जिसकी वजह से करंट जा रही है, यानी I1 एग्जिस्ट करता है। लेकिन I2 बराबर क्या हो गया? 0, क्योंकि हमने इसे क्या कर दिया? ओपन कर दिया। ओपन सर्किटिंग आउटपुट, I2 को 0 कर दिया। तो यहां पर आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वैल्यू हम लोग निकाल सकें। किस चीज का? पैरामीटर का। क्योंकि Z1 Z2 को निकालना है, हम लोगों को तो अंदर का पता है नहीं कि क्या है। तो Z1 Z2 के फॉर्म में जो हम लोगों ने कहा कि ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है, इसके बिहेवियर को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसके बिहेवियर को इस इक्वेशन से अगर रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो वो पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा, किस पर डिपेंड करेगा? तो हमारे पास तो ये और यही अवेलेबल है, इनपुट और आउटपुट पोर्ट अवेलेबल है। और इनपुट पैरामीटर और इनपुट जो क्वांटिटीज है I1 और V1 और आउटपुट क्वांटिटीज क्या है? I2 और V2 है। तो इन्हीं दोनों के टर्म में या इन्हीं चारों के टर्म में हमें वैल्यूज क्या करने की? निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो क्या कर दिए? ओपन सर्किटिंग आउटपुट। इसे जो है ओपन कर देना है, V2 का वैल्यू मेजर कर लेना है, I1 का वैल्यू भी मेजर कर लेना है और V1 का वैल्यू भी क्या करना है? मेजर कर लेना है। तो क्या होगा? सारा वैल्यू ये मेजर कर लेना। मतलब इसको हम लोग ओपन कर दिए और एमीटर की मदद से करंट निकाल लिए, वोल्ट मीटर की मदद से ये वोल्ट और ये वोल्ट निकाल लिए। इनसाइड तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पर I2 का वैल्यू 0 पुट कर देना है। तो V1 इक्वल्स टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू 0, ये 0। तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या? तो Z11 इक्वल्स टू व्हाट? V1 बाई I1। और हम लोग यहां लिख सकते हैं कि ये कब निकला? जब I2 बराबर क्या था? 0। ये I2 बराबर क्या था? 0। V1 का वैल्यू जो हम लोग लिए और I1 का वैल्यू जो लिए इस इक्वेशन में जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, उस समय I2 क्या है? उसमें I2 0 है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे करके दिखाते हैं। तो देखिए ये है I1 बाई V1 का रेशियो। बताइए, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, ये क्या होगा? ये होगा इनपुट इंपेडेंस। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट का रेशियो है, या कह सकते हैं उसका डिवीजन का जो वैल्यू है उस पर डिपेंड कर रहा। तो इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट, और इसका यूनिट क्या होने वाला है? ओम होने वाला है। वोल्टेज और वोल्टेज बाय करंट का जो यूनिट होता है क्या होता है? ओम होता है। तो ये इंपेडेंस तो होगा ही। और कौन सा इंपेडेंस होगा? इनपुट इंपेडेंस। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं, इनपुट इंपेडेंस विथ व्हाट? आउटपुट पोर्ट ओपन। तो आउटपुट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, आउटपुट पोर्ट ओपन। O बाई P मीन्स आउटपुट, I बाई P मीन्स इनपुट। तो ये वैल्यू हमारा निकल गया, राइट? इसका भी यूनिट ओम होगा, उन सब का भी यूनिट ओम होगा, क्योंकि वो भी वोल्टेज बाई करंट थे। ठीक है, अब यहां देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोगों ने क्या क्या मेजर किया? जब इसको ओपन सर्किट कर दिया था तो क्या क्या जो क्वांटिटीज हम लोगों ने मेजर किया था? I1 मेजर कर लिया था, V1 मेजर कर लिया था और
V2 मेजर कर लिया था, I2 तो ऑलरेडी 0 है। पिछले वाले में क्या किया था, I1 0 था तो V1 मेजर कर लिया और V2, मतलब प्रैक्टिकली हम लोगों को एक पोर्ट मिला है, प्रैक्टिकली हम लोग ये चीज मेजर कर लिए, तो हम लोग उसके अंदर का जो पैरामीटर जिस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सब वैल्यू हम लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पोर्ट के अंदर बिना देखे पोर्ट के अंदर क्या है या बिना जाने हम लोग बाहर से ही एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इस तरह करके, राइट। ओके, तो ये टू पोर्ट नेटवर्क का क्या है, ये टू पोर्ट नेटवर्क का बेनिफिट है। ओके, अब यहां पर देखिए Z2 का वैल्यू, सॉरी यहां पर, हाँ, इक्वेशन 2 में V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, Z21 इंटू I1 एंड प्लस I2 इक्वल्स टू तो हो गया है 0, तो Z21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, V2 बाई I1, V2 बाई I1, Z21 बराबर हो जाएगी, लेकिन कब, जब I2 इक्वल्स टू क्या है, 0। तो देखिए ये है V2 बाई I1, देखिए यहां ये है V2 बाई I1, तो इसको V2 उस समय उधर जो हम लोग इसमें निकाले थे V1 बाई I2 थी, यहां पर क्या है V2 बाई I1 है, V2 बाई I1, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस, फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस, क्योंकि V2 जो है फॉरवर्ड साइड का है, फॉरवर्ड साइड है। ओके, हम लोग इधर से एंटर करके उधर जा रहे हैं ना, फॉरवर्ड साइड, तो फॉरवर्ड साइड V2 और करंट कहां है, इनपुट साइड का है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस, फॉरवर्ड ट्रांसफर, उसमें रिवर्स यूज करते हैं, इसमें फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस, और चाहे तो ये कंडीशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं विथ आउटपुट पोर्ट ओपन। ओके, ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Z21 निकाला जाता है कैसे, V2 बाई I1, ये भी ओम में आएगा, इंपीडेंस हो गया ये भी, तो इसलिए सब जितना भी पैरामीटर आया सब इंपीडेंस, इसलिए इंपीडेंस पैरामीटर भी इसको ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर भी कहते हैं, क्योंकि जितना भी हम लोग निकाल रहे हैं सब ओपन सर्किट करके निकाल रहे हैं, और वैल्यू जो आ रहा है वो इंपीडेंस ओम है, इसलिए इसे इंपीडेंस भी कहते हैं। ओके, तो ये देखिए 4 पैरामीटर का जो है हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया, जितना भी वैल्यू था सब निकाल लिया और सबका नाम हम लोग जान गए। तो ये है क्या, टू पोर्ट नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ व्हाट, जेड पैरामीटर, और जेड पैरामीटर अगर कोई पोर्ट मिल जाए तो हम लोग उसमें Z11, Z21, Z22 और Z12 का वैल्यू हम लोग इस तरह करके निकाल सकते हैं। अब थोड़ा हम लोग इसका ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक सर्किट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे कि ये होगा कैसे। ओके, ये कैसे होगा, तो उससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए यहाँ इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, V1 V2। ओके, मैट्रिक्स आप लोग डेफिनेटली जाने पढ़े होंगे मैथ्स में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं Z11, Z12, Z21, Z22, और यहाँ होगा I1 और I2। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे दिखाया जा सकता है। अब देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली आप लोग पढ़े होंगे, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे होगा, इसको इससे गुना कर देंगे Z11 इंटू I1, और प्लस ये इससे हो जाएगा प्लस Z12 इंटू I2। ओके, फिर इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो ये क्या होगा Z21 इंटू I1, और प्लस इस फिर इससे हो जाएगा Z22 इंटू I2। देखिए ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो मैट्रिक्स फॉर्म में आता है, और इधर क्या हो गया V1 और V2 का मैट्रिक्स। अब देखिए इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करते हैं मैट्रिक्स में कैसे, बिल्कुल एलिमेंट के इक्वल हो जाता है, तो V1 बराबर ये हो जाएगा देखिए, और V2 बराबर क्या हो जाएगा ये, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करने पे यही रिजल्ट आ रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको, तो ये मैंने जस्ट मल्टीप्लाई करके दिखाया, तो ये जो है इसको यहां पर ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए इधर क्या है, ये सिर्फ वोल्टेज है, तो वोल्टेज का मैट्रिक्स, और ये सिर्फ क्या है, पैरामीटर, जेड पैरामीटर का मैट्रिक्स, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं जेड पैरामीटर का मैट्रिक्स, और ये सिर्फ क्या है, करंट का मैट्रिक्स, तो इसे करंट का मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो ये जेड का जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू एक्चुअली क्या है, ये है Z11, Z12, Z21 और Z22, राइट। ये ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिर्फ, और क्योंकि वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, हो सकता है कुछ ऐसा वैल्यू दिया हुआ रहे कि Z इक्वल्स टू है 2153, तो इसका मतलब समझ जाइए Z11 2 दिया हुआ है, Z12
1 दिया हुआ है, Z2 1 5 दी हुई है, Z22 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ। इससे अगर जेड मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है तो आप उससे वैल्यू सारा कैलकुलेट कर लीजिए। या फिर हो सकता है यहाँ पर x दिया हुआ है, बोला जाएगा या पूछा जाएगा कि x का वैल्यू क्या है, समझ जाइए x का वैल्यू क्या है Z22 के बराबर। तो Z22 का जो भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि कैसे करके उसको निकालना है, वैसे करके निकाल के उसका वैल्यू हम लोग आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं, मैं इसका एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, जो एक्चुअल में है, मतलब जो भी हम सर्किट बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअली इसके अंदर का नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए ये वोल्टेज है और ये करंट इनटू इंपीडेंस। तो देखिए मैं यहां पर ऐसे दिखा सकता हूं कुछ ऐसा कि ये एक इंपीडेंस है जिसका वैल्यू है Z11, और ये देखिए इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, लेट से ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये क्या है एक वोल्टेज सोर्स, लेट से ये प्लस है और ये माइनस है, और इसका वैल्यू है, लेट से इसका वैल्यू जो है ये है Z12 इंटू I2, और ये फिर यहां है, और इधर जो लगा हुआ है V1, मतलब इधर लगा हुआ है एक सोर्स, लेट से ये वाले नहीं दिखाना है हम लोगों को, ठीक है, लेकिन मैं अभी बस यहां पर इसको ऐसे ही दिखा रहा हूं। तो यहां का वोल्टेज कितना है V1, लेट से ये टर्मिनल प्लस और ये टर्मिनल माइनस, देखिए इसमें, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रही है, लेट से I1, तो यहां भी जा रही है क्या I1, ये वोल्टेज हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, अब ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना है Z12 इंटू I2, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आए 10 आ रहा, तो इसका वैल्यू क्या है, ये कितना का वोल्टेज सोर्स है 10 का। अब यहां पर देखिए, अब हम लोग यहां पर KVL लगाते हैं। मैंने कहा कि इस इक्वेशन को इस सर्किट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और किया जा सकता है कैसे, देखिए इसमें KVL लगाते हैं, इसमें क्या लगाएंगे KVL। तो देखिए इधर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, लोअर टू हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल तो प्लस लेंगे V1, फिर देखें यहां जा रहे हैं हाई, इधर हाइयर है इधर लोअर, क्योंकि करंट इधर से इधर पुल कर रही है, तो हाइयर टू लोअर जा रहे हैं, तो हाइयर टू लोअर जाते हैं तो माइनस लेंगे, क्या होगा I1 करंट इंटू इंपीडेंस, तो इंपीडेंस कितना Z11, और ये वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स में किधर जा रहे हैं, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये हाइयर टू लोअर जा रहे हैं, हाइयर टू लोअर, तो इसमें भी माइनस होगा, और वैल्यू क्या होगा इसका वोल्टेज, जो भी ये वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा Z12 इंटू I2, और वापस यहीं आ गए, तो बराबर कितना 0। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं V11 इक्वल टू, इन सबको उधर लेके चले जाइए, Z11 इंटू I1, और प्लस ये भी उधर जाएगी, तो Z12 इंटू I2। देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ गया। इसका मतलब है कि ये सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, तो इसी को हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कहते हैं इस पहला इक्वेशन के लिए। तो मैं इधर ये वाला हटा देता हूं, ठीक है, तो मैंने ये इनपुट साइड का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मैंने बना दिया। अब आउटपुट साइड का सर्किट डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। एक यहां पर आएगा क्या, ये वाला, लेट से इसका वैल्यू है लेट से इसका वैल्यू है Z22, ओके, और Z22 इसलिए क्योंकि इसके करंट में के वैल्यू में दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनपुट करंट क्या होता है I2 होता है, तो I2 इंटू ये वाला इंपीडेंस करने पर ये वैल्यू आ जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहां पर I2 रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें Z2। अब यही करंट तो इधर आने वाली है, लेकिन यहां करंट दूसरा है, इसीलिए हम लोग इसको दिखा देते हैं किसके फॉर्म में, इसको दिखा देते हैं सोर्स के फॉर्म में, और वोल्टेज सोर्स हो जाता है ये, ठीक है, वोल्टेज सोर्स। और ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये किसी दूसरे वैल्यू पर, ये वोल्टेज सोर्स है लेकिन डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, क्यों, क्योंकि करंट तो I2 है, तो I2 तो किसी और सर्किट का है। देखिए I2 जो है, अगर यहां बोलेंगे कि वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स है लेकिन वोल्टेज का वैल्यू I2 पर डिपेंड कर रहा है, I2 किसी दूसरे सर्किट का है। देखिए, तो इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे क्या, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सेम सर्किट का किसी दूसरे पार्ट का वैल्यू है क्या I2, तो ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। जो मैंने पहले बताया था, डेफिनेटली आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा, मैंने उसे बहुत अच्छे से डील किया था कि वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, करंट डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। अब देखिए, और इसका वैल्यू क्या होगा, ये वाला हम लोग कह सकते हैं Z21 इंटू I1, ये भी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, क्यों, अब वोल्टेज सोर्स है क्योंकि ये किसका है, इंपीडेंस और करंट, तो इंपीडेंस और करंट मतलब क्या, रेजिस्टेंस इंटू करंट मतलब क्या, वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स है लेकिन डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि I1 इस सर्किट में नहीं है, ये I1 किसी और पैरामीटर, मतलब सर्किट का किसी और पार्ट पर डिपेंड कर रहा है, किसी और पार्ट का करंट है I1, तो हम लोग ने यहां पर लिखा है इसे, ओके फाइन। तो अब अगर मैं कहूं कि इसमें सीधा लिख ही देना है
ये क्या है वोल्टेज V2, तो इसका मतलब है ये पार्ट प्लस है, ये पार्ट माइनस है। अब देखिए इसमें लगाइए, इधर से चलते क्या, लोअर टू हाइयर, तो V2 हाइयर टू लोअर माइनस Z22 इंटू I2, और हाइयर टू लोअर अगेन माइनस Z21 इंटू I1 इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, इस सबको उधर लेके चले जाइए, तो पहले मैं इसको लेके चला जाता हूं, तो Z21 इंटू I1 और प्लस Z22 इंटू I2, करेक्ट। देखिए आप, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि इस इक्वेशन का अगर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया जाए तो ये हो सकता है। अब देखिए ये जो सर्किट डायग्राम बन गया, ये जो सर्किट डायग्राम बना, ये हम लोग कह सकते हैं कि जेड पैरामीटर्स के फॉर्म में एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, जेड पैरामीटर के फॉर्म में एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है किसका, इस टू पोर्ट नेटवर्क का, इस टू पोर्ट नेटवर्क का, इस टू पोर्ट का ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। हाँ, दोनों सर्किट डायग्राम अलग दिख रहा, जैसे लग रहा कि इसका करंट उसमें कैसे जा रहा होगा। डेफिनेटली अगर इस तरह अलग सर्किट रहेगा, सेपरेट रहेगा तो नहीं होगा, करंट जाएगा ही नहीं। लेकिन ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम का मतलब है हम लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं, हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसा करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों अलग नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए ये I2 है यहां, और I2 उस सर्किट का करंट है, और यहां पर I1 है, I1 इस सर्किट का करंट है, तो डेफिनेटली ये इंटरकनेक्टेड है, इसके अंदर ये इंटरकनेक्टेड है। लेकिन हम लोग अपने कन्वेनियंस के लिए, हम लोग अपने तरह से इसको सॉल्व करने के लिए आसान तरीके से, जैसे कि हम लोग थेवेनिन थ्योरम इक्विवेलेंट, थेवेनिन सर्किट हम लोग पढ़े हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें एक ही वोल्टेज सोर्स होता है और एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको RTH बोलते हैं, और उसके बाद लोड लगाते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ठीक उसी तरह ये भी एक इक्विवेलेंट सर्किट है, मतलब टू पोर्ट नेटवर्क का जो अंदर का पैरामीटर का वैल्यूज था, जो जेड के फॉर्म में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, उसका वैल्यू निकाल दिया और इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। अब इसको सॉल्व करना आसान है। देखिए यहां पर आसानी से हम लोग क्या लगा सकते हैं, KVL लगा सकते हैं, इसमें KVL लगा सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है, एग्जैक्ट सर्किट नहीं है कि इसी का इक्विवेलेंट का मतलब कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही है, जो इसके अंदर का होगा वही है, नहीं, उसके अंदर का डेफिनेटली कुछ और होगा, डेफिनेटली इसके अंदर कुछ वो और होगा, वो और एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। लेकिन हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सॉल्व करेंगे। वैल्यूज जो आएगा, करंट का वैल्यू आएगा, वोल्टेज का वैल्यू आएगा, जो आएगा एग्जैक्टली वही आएगा जो उस सर्किट में हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यही बेनिफिट है क्या, पैरामीटर के फॉर्म में किसी नेटवर्क को क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का। तो आप लोगों को ये डेफिनेटली समझ में आ गई होगी कि हम लोग कैसे इसको कंसीडर किए हैं, हम लोग कैसे इसको निकाले, जेड पैरामीटर का वैल्यूज कैसे निकाले, इक्वेशन कैसे उसको लिखें, इक्वेशन को कैसे सॉल्व किए, फिर उसके बाद कैसे हम लोग उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो है हम लोग बनाएं। ये टोटल आप लोग डेफिनेटली खुद से एक बार निकाल कर देखिएगा। जरूरत पड़े तो इस वीडियो को जितनी बार चाहे आप तो देख ही सकते हैं, लेकिन जब आपको समझ में आ जाए तो इसको एक बार खुद से निकाल कर देखेगा तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।